अब यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, प्री और मेंस वाले। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एक बार और बताता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है आपकी यहाँ पे वो कैसे रहने वाली हैं। तो यहाँ पे है हमारा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहला है हमारा एनालिसिस वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैसी प्रॉब्लम्स? ये एनालिसिस वाली प्रॉब्लम्स होंगी जो मोस्टली प्री में आती हैं। एनालिसिस, और इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला पोजीशंस ऑफ, या फिर पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, पहला ये आ जाता है। दूसरा, और यहाँ पे क्या आता है? एम आर ऑफ सेक्शन। एम आर यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन। ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या आ जाता है? ए एस टी निकालने के लिए, यानी कि एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए आ जाता है। ए एस टी रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन, रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड सेक्शन एक ही आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो जितने अभी मैंने लिखे हैं एनालिसिस वाले, ये प्री में आते हैं इस तरह क्वेश्चंस। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख लो, दूसरा आता है डिजाइनिंग वाला। डिजाइनिंग वाला आता है मेंस में। तो यहाँ पे मेंशन करते चलना, ये प्री एग्जाम में होता है और ये जो है ये मेंस के एग्जाम में होता है। और मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे पहला है इसमें, जिसमें हम क्या करते हैं, सेक्शन का साइज जो होता है वो दिया हुआ होता है। सेक्शन साइज इज गिवन, साइज इज गिवन। और हमें क्या निकालना होता है? हमें यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकालना होता है, एंड ए एस टी इज टू बी कैलकुलेटेड। और एक चीज़ और समझो, जब भी एरिया ऑफ स्टील तुम्हें निकालने के लिए आएगा ना, तो वहाँ पे तुम्हें सिर्फ एरिया ऑफ स्टील ही निकाल करके बता देना कि ए एस टी ये इतना हो गया। उसको तुम्हें आगे थोड़ा और बताना होता है। आगे क्या बताना होता है कि भैया मान लो, सपोज करो कि तुम्हारा 1000 mm स्क्वायर एरिया आया है, तो तुम उसको बताओगे कि मैं जो है यहाँ पे 4 बार लूँगा। ठीक है, 4 बार लूँगा, यानी कि 4 जो है तुम्हारे स्टील की रोड्स लूँगा और उनके जो डायमीटर होंगे वो ये होंगे। वो तुम उसको सब कुछ तुम्हें बताना होगा। ये अब यहाँ पे ये जो होता है, ये जो चीज़ होती है, इस 1000 mm स्क्वायर को आगे जो फर्दर तुम्हें अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तुम चाहो तो यहाँ पे 3 बार ले सकते हो, उनका फिर डायमीटर बढ़ जाएगा, है ना। तो वो तुम्हें थोड़ा सा ये अपने अकॉर्डिंग करना होता है। तो ए एस टी तक सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, उसके आगे सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो एक ही चीज़ है। चलो अब दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा तुम्हें क्या होता है? सेक्शन भी अगर गिवन नहीं होता, यानी कि सेक्शन साइज भी अगर गिवन नहीं है, सेक्शन साइज इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, एंड ठीक है, और इज नॉट गिवन, और यहाँ पे सेक्शन साइज और एएसटी दोनों के दोनों हमें निकालने होते हैं। सेक्शन साइज एंड एएसटी बोथ आर टू बी कैलकुलेटेड, एंड एएसटी आर टू बी कैलकुलेटेड। अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना होता है? देखो, जो पहले वाला है ना, डिजाइनिंग में जो फर्स्ट वाला पार्ट है, वहां तक तुम कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पैटर्न यहाँ पे प्री वाला ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि सेकंड वाले में तुम्हें कुछ अजम्पशन करने होते हैं। अजम्पशन करने होते हैं, तुम्हें एक रेशो मानना होता है कि भैया विड्थ इतना होगा और जो डेप्थ है वो इतना होगा। ये तुम्हें एक अजम्पशन करके चलना होता है, तब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है। चलो ये सब मैं अभी बताऊंगा और आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे भी बता दिया। चलो अब जो है, अब यहाँ पे थोड़े हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिया है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द गिवन सेक्शन। सेक्शन मैंने यहाँ पे दे रखा है। सेक्शन में क्या है कि 300 उसकी विड्थ है, 500 उसकी डेप्थ है। यहाँ पे 4 तुम्हारे स्टील के बार हैं। ठीक है, उनका डायमीटर कितना? 25 डायमीटर है। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ हुआ है, एंड Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर तुम मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे प्री के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करना कि तुम मेंस के क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करो उनको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करना है आगे। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताई हुई है कि जब भी न्यूट्रल एक्सिस को अगर तुम्हें डिटरमाइन करना है तो तुम एक चीज़ करोगे। क्या करोगे कि भैया जो तुम्हारा मूवमेंट है उसको इक्वेट करवा देना। मूवमेंट ड्यू टू द कंप्रेशन साइड
या फिर कंप्रेशन फोर्स और मोमेंट ड्यू टू द टेंशन फोर्स जो वहाँ पे होगा, ये चीज़ कर सकते हो। या फिर तुम एक चीज़ और कर सकते हो कि कंप्रेसिव फोर्सेज और टेंसाइल फोर्सेज को तुम इक्वेट करवा दो, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ तो यहाँ पे हो जाता है 0.36, सॉरी मैं गलत लिख दिया। तो C इक्वल्स टू टी अगर मैं करूँ, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में, ये मैं कर रहा हूँ कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स, ये मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स कितना है 0.36 एफ के XUB। ये चीज़ मैं तुम लोगों को सॉल्व करके बता चुका हूँ, कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफ के XUB कैसे आया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ये सब चीज़ें मैंने बता दी। ऐसे टेंसाइल फोर्स होगा 0.87 FI AST, एक ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर टेंसाइल फोर्स। अब तुम क्या करोगे, XU इक्वल्स टू XU यहाँ से लो 0.87 FI AST अपॉन में 0.36 FC के, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं FC के B, ये होगा। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। देखो ये फॉर्मूला भी मैं डायरेक्टली तुम लोगों को बता चुका हूँ, है ना, यही फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली तुम लोगों को बताया था। कैसा आया था फॉर्मूला, इसी तरीके से तो आया था। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करके आया था। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो 0.87 FI 0.87 FI तुम्हारा कितना है यहाँ पे 250 है। AST तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब AST को कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो AST को कैलकुलेट करने के लिए 4 तुम्हारे डायमीटर्स हैं, सॉरी 4 तुम्हारे रोड्स हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लिकेशन करा। एक रोड का यहाँ पे एरिया कितना होगा π/4 d स्क्वायर, d कितना 25, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसको अब तुम सॉल्व कर लो। अब कैलकुलेटर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारे पास में आता है यहाँ पे 1962.5 mm स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं 1962.5, ये हो गया यहाँ पे अपॉन 0.36 FC के यहाँ पे कितना होगा, क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट है एक बार देख लेते हैं। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है यहाँ पे, तो 20 आ जाएगा। B तुम्हारा कितना है यहाँ पे 300 है। इस सब को अब सॉल्व करते हैं, तो आंसर देखते हैं कितना आता है, इंटू 250 इंटू 0.87 डिवाइडेड बाय, ठीक, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 197.61, ये आंसर हमारे पास में है 197.61 mm। तो लो जी, ये हमारे पास में यहाँ पे XU का वैल्यू आ चुका है कितना, 197.61। अब हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे वो ये भी कह सकते हैं आगे फर्दर कि हो सकता है वो तुमसे यहाँ पे XU ना निकलवाता, वो तुमसे ये कह देता कि बताओ ये सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड है, ओवर इन्फोर्स्ड है। तब उस केस में क्या करते, तुम्हें XU निकालना ही पड़ता तब भी। और तब क्या करते, कंपैरिजन करते XU लिमिटिंग से। तो इसके लिए चलो अब XU लिमिटिंग भी निकाल लेते हैं साथ साथ। तो XU लिमिटिंग देखो यहाँ पे क्या होगा, अब 250 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, सॉरी ग्रेड ऑफ स्टील है, तो इसके लिए हो जाता है 0.53D। तो यहाँ पे 0.53 इंटू D तुम्हारे पास में यहाँ पे कितना है 500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाता है 0.53 इंटू 500 265, ये आ जाता है हमारे पास में कितना 265 mm। चलो जी, अब यहाँ पे सिंस XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, ये क्या है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, ये भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। क्या ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, लो ये हो गया, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। तो एक क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व अपना कर लिया न्यूट्रल एक्सिस निकालने वाला। अभी आगे देख लेते हैं। और अब ये वाला जो तुम लोगों के सामने है ये टाइप 2 और 3 है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा था ना, ये देखो हमने एनालिसिस में पहला देख लिया पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना देख लिया। दूसरा अब हम यहाँ पे देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सेक्शन का। और नेक्स्ट हमारा ये जो है इसको देखेंगे, इसमें AST कैसे निकालते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, अब ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप 2 और टाइप 3 प्रॉब्लम एक साथ करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें हमें सेक्शन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज हो रहा है, 415 यहाँ पे Fe415 यहाँ पे ग्रेड यूज हो रहा है, ठीक है। और इसने हमें कुछ कंडीशन दी है, जैसे कि यहाँ पे देखो उसने हमें दिया है पहला कंडीशन कि जब एरिया ऑफ स्टील हमारा कितना है, इतना है, यानी कि 3 हमारी रोड्स यूज हो रही है, 25 डायमीटर वाली रोड्स यूज हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर उसने हमें कहा है कि AST निकालना है बैलेंस सेक्शन के लिए, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकाल लो। तो सॉल्यूशन जब तुम शुरू करोगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकाल लो। अब एरिया ऑफ स्टील कैसे निकाला जाएगा,
भैया 3 रोड्स हैं तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करो, π/4 इंटू 25 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 25 स्क्वायर इंटू 3.14 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाता है हमारे पास में 1471.875 mm स्क्वायर। लो जी, ये हमारे पास में आ चुका है ये। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 0.87 FI AST अपॉन में 0.36 FCK B। लो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.87, FI की वैल्यू कितनी है 415, AST हमारा कितना है अभी सॉल्व किया हमने, ये रहा AST, डिवाइड करेंगे इसको किससे 0.36 से, FCK हमारा कितना है यहाँ पे 25 है, और B हमारा यहाँ पे कितना है, एक सेकेंड अब ये सही से लिखा गया, और B हमारा यहाँ पे कितना है 400, ये हमें गिवन है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 415 इंटू 0.87 डिवाइडेड बाय 0.36 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारे पास में आ गया 147.61। तो यहाँ पे XU का वैल्यू आ चुका कितना 147.61 mm। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। लो जी, ये आंसर आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, AST निकालना फॉर बैलेंस सेक्शन, ये हमारा सेकंड पार्ट है यहाँ पे, AST फॉर बैलेंस सेक्शन। अब ये करो, अच्छा यहाँ पे क्या है कि मैंने एक्चुअल लिमिटिंग नहीं निकाला है, बैलेंस सेक्शन के लिए मुझे एक्चुअल लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल लिमिटिंग भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ हो रहा है 415 यूज़ हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.48 D का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो 0.48 और D का वैल्यू यहाँ पे कितना है 500, उसने हमें 700 उसने हमें यहाँ पे दे रखा है। तो 700 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको देख लेते हैं ये हमारे पास में कितना आ रहा है 0.48 इंटू 700, ये हमारे पास में जाता है 336 mm। तो 336 mm ये हमारे पास में क्या आ चुका है, एक्चुअल लिमिटिंग आ चुका है। यानी कि फिलहाल तक इस कंडीशन तक जब हमने पहला वाला पार्ट सॉल्व किया तो हम अंडर इन्फोर्स कंडीशन में थे। अब बैलेंस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 336 से हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे अब इसको कैसे किया जाए, AST को AST निकालना है, तो इसके लिए भी एक तरीका है यहाँ पे कि C यानी कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को क्या करवा दो, इक्वेट करवा दो। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है 0.36 FCK XU, यहाँ पे लिमिटिंग लो, B इक्वल्स टू 0.87 FI AST। तो लो यहाँ पे AST एक साइड में कर देते हैं, बाकी सब एक साइड में ले जाते हैं। AST इक्वल्स टू यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा 0.36 FCK XU लिमिटिंग B अपॉन में 0.87 FY, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं अब, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.36, FCK कितना है हमारे पास में यहाँ पे 25 है, XU लिमिटिंग 336 है, B हमारा यहाँ पे 400 है, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 0.87, FI यहाँ पे कितना है 415 है। तो जी ये सब चीज़ें हैं, अब इनको सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटू 400 इंटू 25 इंटू 0.36 डिवाइडेड बाई 0.87 इक्वल्स डिवाइड बाई 415, ये हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे 3350। लो जी 3350 mm स्क्वायर, यहाँ पे मेरा AST आ चुका है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या ही करना था, AST को ही कैलकुलेट करना था। तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया, AST आ गया, टोटल एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे हमें मिल गया। चलो अब आगे देखो इसमें, अब यहाँ पे मैंने ना एक फॉर्मूला और तुम लोगों को बताया था, वो भी एरिया ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला था, एक बार उसको भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला क्या था, वो 0.5 FCK अपॉन में FY 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4.6 MU अपॉन में FCK BD स्क्वायर इंटू BD, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे भी हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा एरिया ऑफ स्टील कितना आएगा। अच्छा एक चीज़ और समझो, एरिया ऑफ स्टील, क्योंकि हम डिज़ाइन, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट डिज़ाइनिंग वाले हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, हर एक फॉर्मूले से हर एक अप्रोच से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। तो उसमें तुम लोग जो है घबराना मत, ठीक है, सारा सही है। तुमने अगर स्टेप्स यहाँ पे सही किए तो आंसर तुम्हारा सही है, ये समझ लो। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे देखो 0.5 FCK का वैल्यू कितना है 25, यहाँ पे FI जो है ये है 415। अब यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4.6 MU, देखो MU क्या है हमारा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अभी हमने निकालना सीखा था। तो 415 के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है 0.138
एफ सी के बी डी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, और अपॉन में भी देखो यही लिखा हुआ है एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये अंडर रूट में इंटू बी डी। चलो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखते हैं, तो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 इंटू 25 अपॉन में 415, 1 माइनस अंडर रूट में 4.6 इंटू 0.138 और इंटू बी डी। बी हमारा यहाँ पे कितना है, बी का वैल्यू रखो यहाँ पे 400 है बी, और डी हमारा यहाँ पे 700 है। चलो जी ये सबको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब सबसे पहले तो 4.6 इंटू 0.138 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया 1 माइनस आंसर, ये अंडर रूट ये 1 माइनस आंसर, ठीक है, इंटू 25 इंटू 0.5 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 415 तो 400 इंटू 700। ये हमारे पास में आ गया है टोटल 3337.07 mm²। तो ये चीज़ देखो, ऊपर जो था आंसर वो ऑलमोस्ट यही तो आ रहा था 3350, यहाँ पे क्या आ रहा है 3337, है ना, तो ऑलमोस्ट वही आंसर आ गया। तो तुम लोग चाहो तो कोई भी अप्रोच यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ है, ठीक है। चलो तो अभी हमने यहाँ पे टाइप 2 का क्वेश्चन भी हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अपना और क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये ईएससी का क्वेश्चन है, 2000 में आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ईएससी के भी क्वेश्चंस हैं, गेट के भी क्वेश्चंस हैं। ये अभी फिलहाल मैं एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस देख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से लेंदी रहने वाले हैं, ईएससी वगैरह के या गेट के। वो मैं अभी एक और सीरीज़ बनाऊँगा, अभी नेक्स्ट एक और सीरीज़ बनेगी, उसमें मैं डिस्कस करूँगा। उसमें एक तरीके से समझ लो कि मेंस वाले क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्री वाले क्वेश्चन सारे के सारे इसमें होंगे। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, इफ़ मॉडुलर रेशो इज एम, यहाँ पे दे रखा है कि मॉडुलर रेशो एम है, इफेक्टिव डेप्थ जो है वो कैपिटल डी है, स्ट्रेस रेशो उसने दे रखा है आर, उसने एक नाम दिया है स्ट्रेस रेशो का सिग्मा एस टी बाय सिग्मा सी बी सी, ये उसने दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि डेप्थ बताओ न्यूट्रल एक्सिस की बैलेंस्ड सेक्शन में कितनी होगी। तो यहाँ पे मॉडुलर रेशो का जिक्र हुआ है, देखो यहाँ पे मॉडुलर रेशो का जिक्र हुआ है, इसका मतलब मुझे एक हिंट कुछ ये मिल रहा है कि यहाँ पे ये WSM वाला केस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछ रहा है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है ये। अब देखो तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मेरे पास में क्या फॉर्मूला है WSM में, x इक्वल्स टू एम सी अपॉन में t प्लस एम सी इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे एक बार ये जितनी इसने वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्मॉल डी की जगह पे तो आ जाएगा कैपिटल डी, ठीक, एक तो ये हो चुका है। चलो अब बाकी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इसने जो दिया है स्ट्रेस रेशो सिग्मा एस टी बाय सिग्मा सी बी सी। चलो तो अब m ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कर लेता है मैं सिग्मा सी बी सी कर लेता हूँ अभी अपॉन में। यहाँ पे क्या होता है, ये t क्या होता है, इसको हम कहते हैं सिग्मा एस टी ओवर एम, इसको यही तो बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। आगे देखो अब ये जो अगला है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या सिग्मा सी बी सी, ठीक है, ये आ चुका है। अब एक काम कर लेते हैं, अब इसको अगर मैं सिग्मा सी बी सी से ही डिवाइड कर दूँ ऊपर और नीचे, तो क्या रिलेशन बन जाएगा, ये देखो। अब मैंने इसको यहाँ पे सिग्मा सी बी सी से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक और डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, चलो इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड किया सिग्मा सी बी सी से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा सी बी सी इंटू, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा सिग्मा सी बी सी। तो अब देखना ज़रा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे अच्छा हाँ ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये यहाँ पे सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी बन जाएगा क्या, आर बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके अब देखो जरा यहाँ पे साइड में देखो, अब तो ये जो रिलेशन अभी यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ऊपर में सिर्फ m अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में क्या r अपॉन में m, ठीक है, प्लस अच्छा ये अपॉन में m ही है सिग्मा एस टी ओवर सी बी सी, हाँ r, ठीक है सही बन रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू डी। चलो एक अभी मेरे पास में ये बन चुका है। अब आगे देखो, तो ये यहाँ पे मेरे पास में ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़, हाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो एम सी है ना, ये एम सी ये मेरा सिग्मा सी की सी बी सी के ही बराबर होता, तो यहाँ पे जो है ये एम नहीं आएगा। जब मैं इसको पुट करूँगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या आएगा, सिग्मा सी बी सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही एम नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगा। तो इसको जब मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा एम ऊपर हो जाएगा और आर प्लस एम नीचे हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, ये चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास में ये वाला रिलेशन जो है बी ऑप्शन सही है। अच्छा अगर तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे कि ये
होता क्या है, देखो C इक्वल्स टू सिग्मा CBC ओवर M होता है, ठीक है। तो ये तो मेरा होता है C, और जो T होता है वो होता है सिग्मा ST ओवर M, ये चीज़ होती है, ठीक है, सिग्मा ST ओवर M। चलो ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है ये वाला, कंसिडरिंग मॉड्यूलर रेशो एज 13, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज M20, ठीक है। मॉड्यूलर रेशो यहाँ पे 13 है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पे दिया हुआ उसने 415 है। उसने कहा है कि रेशो, व्हाट इज द रेशो, उसने पूछा है यानी कि व्हाट इज द रेशो बैलेंस्ड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछ रहा है वो उनसे, ठीक है। कब, जब बैलेंस्ड कंडीशन है, जब हमारा सेक्शन कैसा है, बैलेंस्ड है, ठीक। ये पूछ रहा है उसने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग, ये लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग नहीं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग इसने पूछा है, ठीक। और इसने आगे क्या कहा है, अच्छा पूरी बात देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशो, ये सॉरी ये कह रहा है रेशो क्या होगा, कि व्हाट इज द रेशो ऑफ बैलेंस्ड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड टू द बैलेंस्ड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये हमसे पूछ रहा है रेशो किसका, न्यूट्रल एक्सिस का, बैलेंस सेक्शन का। कंडीशन क्या है, WSM में क्या होगा, और ऐसे न्यूट्रल एक्सिस LSM में क्या होगा। तो ये रेशो उसने हमसे पूछा है, ये रेशो वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ क्वेश्चन ये बड़ा सही है, चलो देखो अब। तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस्ड सेक्शन है, तो फिर यानी कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें निकालना पड़ेगा WSM के लिए। इस बात को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अपने जो एक मैंने लेक्चर बनाया था एड ऑन करके, उसमें बताया था। अब आगे देखो, तो XC निकालने का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, MC अपॉन T प्लस MC। तो यहाँ पे XC इक्वल्स टू MC अपॉन T प्लस MC इंटू D, ये यहाँ पे मेरे पास में फॉर्मूला है। ये WSM में, अगर मैं XU लिमिटिंग निकालूँ LSM में, तो वो कितना आएगा, यहाँ पे 415 का है। तो 415 के लिए क्या होता है, 0.48 D, यही तो होता है 0.48 D, ये होता है। तो वो हमसे यहाँ पे रेशो पूछ रहा है दोनों का, यानी कि XC अपॉन XU लिमिटिंग, ये रेशो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखो आगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं XC को सॉल्व कर लेता हूँ। तो XC को जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यूज पुट करो। XC निकालने के लिए M कितना है मेरे पास में, यहाँ पे दिया हुआ है 13। C, ये C कैसे निकालेंगे इसके बारे में नहीं पता है मुझे। तो यहाँ पे C निकालने का क्या तरीका है, देखो C क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस है। इस बात को याद रखना कि C क्या है, C क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस है यहाँ पे। तो ये जो C है, इसके लिए जो हमारे पास में FCK होता है, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। तो WSM में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है कंक्रीट के लिए, उसको याद रखना, वो होती है 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसने क्या कहा है, M20, यानी कि 20 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा। तो ये मेरे पास में यहाँ पे 6.67 आ जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो मेरे C की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा अपॉन में। अब ये देखो T, उसी तरीके से T को भी कैलकुलेट करते हैं। तो जो T अब मेरा यहाँ पे है, ये होता है क्या, सिग्मा ST ओवर M होता है, ठीक है। अब देखो T को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरीके से T को भी यहाँ पे FY जो है उसको डिवाइड करेंगे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, देखो 415, यहाँ पे स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है 1.8। किस में 1.8 होता है, अपने WSM में 1.8 होता है स्टील के लिए, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 230। तो यहाँ पे T का वैल्यू आ चुका है मेरे पास में 230 प्लस M13 इंटू 7 इंटू D, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा XC निकल जाएगा। अब XC का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ रहा है, इसको देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आता है। तो ये यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है 0.28 D, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों का रेशो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो मेरा रेशो आ रहा है अब, यानी कि XC अपॉन XU लिमिटिंग, ये मेरे पास में आ रहा है 0.28 D अपॉन में 0.48 D। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करो। तो इसको जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 12, तो ये आ रहा है 7/12। तो अब ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो मेरे पास में सही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे क्या आंसर है, लो जी ये हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट, मिनिमम एरिया क्या होगा टेंशन इन्फोर्समेंट का बीम में जब FE 415 को यूज़ किया गया। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो इसके लिए भी अभी देखो, अभी जो मैंने एक चीज़ अभी जस्ट बताई थी एड ऑन वाले लेक्चर में, यानी कि AST अपॉन BD
शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आएगा राइट साइड में, यहाँ पे आएगा 0.85 अपॉन एफ वाई, ये है, तो ये चीज़ है। तो इसको सॉल्व करो अब, यानी कि ए एस टी, यहाँ पे आएगा ए एस टी, जस्ट अ सेकेंड, ए एस टी शुड बी ग्रेटर देन 0.85 अपॉन एफ वाई इंटू ये बी डी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला जा सकता है इसको। अभी देखो आगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें बी और डी का वैल्यू तो दे नहीं रखा है, तो फिर इसके लिए क्या है ना कि ए एस टी अपॉन में बी डी ऐसे यहाँ पे रहेगा, एंड इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है ना, तो चूंकि बी डी का वैल्यू इसने हमें नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो बी डी को मैं एज इट इज़ यहाँ पे रख दूंगा और इक्वल्स टू 0.85 अपॉन में एफ वाई ये रहेगा, और परसेंटेज में दे रखा है तो फिर परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन करो, तो 0.85 अपॉन में एफ वाई की वैल्यू रख दो 415 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मेरे पास में आ जाता है 0.2% आंसर आ जाता है। तो ये मेरे पास में यहाँ पे आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गेट में आया हुआ है, इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन इज 5.80, ठीक है। उसने स्ट्रेस दे रखा है हमें एक्सट्रीम कंप्रेशन में कितना दे रखा है, एक्सट्रीम फाइबर में कंप्रेशन में कितना दे रखा है 5.80 दे रखा है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस भी दिया हुआ है 58 mm, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है M25। इसने कहा है कि एज्यूमिंग लीनियर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट द इफेक्टिव कर्वेचर ऑफ द सेक्शन, ठीक है। इसने इफेक्टिव कर्वेचर हमसे पूछा है, सेक्शन का क्या पूछा है, कर्वेचर पूछा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एन ए उसने हमें दिया हुआ है, कितना है एन ए 58 mm। कर्वेचर समझते हो, कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर होता है 1/r, 1/r जो होता है वो कर्वेचर के बराबर होता है, यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे 1/r को कैलकुलेट करके बताना है उसको। अब यहाँ एक चीज़ समझो, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या रिलेट कर पा रहा हूँ, ये आर कहाँ पे आया था, ये आर हमारी एक इक्वेशन में आया था। इक्वेशन क्या थी, m बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर, ये वाली एक मेरी एक इक्वेशन थी, उसमें आर का जिक्र आया था, ठीक है। तो यानी कि इस इक्वेशन का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। अब देखो आगे, अब यहाँ पे ये देखो ई उसने हमें दिया नहीं है, ई यानी कि हमारा जो यहाँ पे क्या है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है वो उसने हमें नहीं दिया हुआ, तो फिर हम मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला हमारे पास में 5000 अंडर रूट एफ सी के, इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एफ सी के उसने हमें दिया हुआ है, ठीक। अब आगे देखो, जब एफ सी के उसने हमें दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करके हम यहाँ से ई निकाल लेंगे। अब 1/r जो है एक साइड में कर लो, ठीक है, तो मैं एक साइड में उसको कर लेता हूँ, तो 1/r यहाँ पे हो जाएगा मेरा, और क्या होगा सिग्मा अपॉन वाई इंटू ई। सिग्मा उसने मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, स्ट्रेस दिया हुआ है उसने मुझे कितना है कंप्रेशन में 5.80 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सॉल्यूशन ऊपर वाला दूसरा है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कितनी 5.80 अपॉन वाई क्या होता है, देखो वाई एक न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर तक का डिस्टेंस होता है, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये हमने सॉम में पढ़ा था, ये वाली इक्वेशन के बारे में अच्छे से हमने सॉम में पढ़ा था कि वाई एक वो डिस्टेंस होता है जो न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर तक होता है। और हमें पता है कि हमारा जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो भी क्या है भैया, वो भी तो अपने न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर तक का डिस्टेंस है, यानी कि वाई पे मैं वो वैल्यू रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 58 रख दिया। ई का वैल्यू जो है उसको रखो यहाँ पे 5000 इंटू अंडर रूट एफ सी के मेरा कितना है 25, तो यानी कि अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। चलो तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि 1/25 इंटू 10 की पावर ये कितना यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जब हम 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे ये 100 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास में 4 आ जाएगा, ठीक है। कैसा 4 आएगा, 0.04 आएगा, और ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -4, तो ये हो जाता है 4 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। तो ऑप्शन सब एक बार चेक कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो मैच हो रहा है, ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी गेट में आया हुआ है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स एट द टाइम ऑफ फेलियर ऑफ कंक्रीट बीम सेक्शन ऑफ विड्थ बी विदाउट कंसिडरिंग द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मेटल, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने कहा है कि हमें टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है फेलियर के टाइम पे कंक्रीट बीम में, ठीक है, जिसका हमें विड्थ दिया हुआ है बी है। अब उसने आगे एक कंडीशन दे दी है जिसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर नहीं करना है।
तो तुम लोगों को अगर ध्यान हो तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि हमने कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे कंसिडर किया था। सबसे पहले एफ सी के था, उसको 1.5 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया था 0.67 एफ सी के हो गया था। ठीक है, ये हो गया था। इसको फिर से मैंने क्या किया था 1.5 से डिवाइड किया था, तो फिर ये कितना हो गया था 0.45 एफ सी के हो गया था। ये जो चीज़ थी एफ सी के, ये किसकी स्ट्रेंथ दे रहा था मुझे, लैब में और क्यूब की स्ट्रेंथ दे रहा था। एक तो लैब की स्ट्रेंथ और एक क्यूब की स्ट्रेंथ दे रहा था। ये जो 0.67 एफ सी के है, ये किसकी स्ट्रेंथ दे रहा था मुझे, ये लैब की स्ट्रेंथ दे रहा था, बट ये बीम की स्ट्रेंथ दे रहा था। एंड 0.45 एफ सी के जो है वो किसकी स्ट्रेंथ दे रहा था, तो यहाँ पे 0.45 एफ सी के में साइट और बीम की स्ट्रेंथ दे रहा था। ये देखो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, सुनो, हम जो है यहाँ तक तो आ ही गए थे, मतलब लैब में बीम के केस तक तो हमें लेना ही था कि 0.67 एफ सी के होता है। अब आगे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है यानी कि 1.5, अब जो यहाँ पे डिवाइड हम करेंगे, अब ये चीज़ हमें नहीं करनी है, यहाँ हमें कंसिडर नहीं करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये चीज़ अब ये यहाँ पे आगे कह रहा है एफ सी के से 0.67 एफ सी के तक तो आ ही जाना है, बिकॉज हम लैब में है, क्यूब हम कंसिडर नहीं करते हैं, बीम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, बीम से हमारी एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो लैब और बीम वाला कंडीशन तक तो आना ही आना होता है। देन उसके बाद में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर नहीं करनी है। अगर हाँ ये और भी हमें कुछ कह देता है कि भैया हमें लैब में भी जो है क्यूब पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई नहीं करना है, तो फिर हम सिंपल एफ सी के से ही सॉल्यूशन अपना करते हैं। तो अब यानी कि हमें जो अब क्या करना है 0.67 एफ सी के से सॉल्यूशन करना है। अब इस क्वेश्चन को वही लोग सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने, एक मैंने डेरिवेशन अपना बताया था सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, मैंने एक एनालिसिस बताया था, जिन्होंने वो एनालिसिस देखा होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अब। ठीक है, तो देखो अब आगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा है, ज़रा एक बार देख लो तो दोबारा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स को उसने हमसे पूछा है, यानी कि इसने हमसे टोटल एरिया पूछ लिया। किसका एरिया पूछ लिया, वो जो हमारा पैराबोला डायग्राम था, स्ट्रेस डायग्राम जो था उसका एरिया उसने हमसे पूछ लिया। अब वो एरिया कैसे निकाला जाए, अब देखो तो यहाँ पे अब ये सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो इस चीज़ को। तो वो जो पैराबोलिक डायग्राम है, वो पैराबोलिक डायग्राम मेरा यहाँ पे जो बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पे 0.67 एफ सी के आएगा। आप जब हमने एनालिसिस किया था अपने लिमिट स्टेट मेथड का सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, जब मैं पढ़ा रहा था, चैप्टर देख लेना दोबारा से जाकर के अगर किसी को नहीं पता तो वहाँ पे मैंने यहाँ 0.67 एफ सी के की जगह पे 0.45 एफ सी के लेकर के सॉल्यूशन किया था। लेकिन अब क्या करेंगे 0.67 एफ सी के से करेंगे, बिकॉज क्योंकि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई नहीं करना है 0.67 एफ सी के पे। चलो अब देखो आगे, तो यहाँ पे दो एरिया होंगे बिल्कुल उसी तरीके से, एक A1 होगा एक A2 होगा, और वहाँ पे हमने क्या किया था A1 प्लस A2 हमें क्या मिल गया था, टोटल कंप्रेसिव फोर्स मिल गया था, यही तो था। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है अभी। तो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। अब ये पहला पार्ट जो हमारा वो क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये पहला हमारा रेक्टेंगल है, नीचे वाला जो है वो पैराबोला है, ये रेक्टेंगल ये पैराबोला। ठीक है, इनका एरिया भी हम निकालने वाले हैं। तो चलो अब A1 में पहले निकाल लेता हूँ। तो A1 कैसे निकाला जाए, तो A1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे 0.67 एफ सी के एज इट इज़ आएगा, इंटू XU इंटू B, यही तो आएगा है ना। तो ये मेरा यहाँ पे A1 आ जाएगा। चलो जी, अभी मेरा A1 यहाँ पे आ चुका है। अब A2 निकाल लो। A2 यहाँ पे क्या होता है भैया 2/3 इंटू 0.67 एफ सी के, ठीक है, इंटू 0.67 एफ सी के करो पहले, यहाँ पे 67 एफ सी के, सही से नहीं लिखा गया है, हाँ एफ सी के इंटू, अब यहाँ पे B। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, पता है क्या, दोनों में मिसिंग है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। भैया अभी मैंने ये कर लिया, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, B कर लिया, विड्थ जो थी वो भी मैंने कंसिडर कर ली, लेकिन ये जो हाइट है ये मैंने अभी तक कंसिडर नहीं करी है। ठीक है ना, हाइट कौन से हाइट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पैराबोला सॉरी रेक्टेंगल की हाइट कितनी है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पैराबोला की हाइट कितनी है, ये मैंने कंसिडर अभी नहीं किया। तो अब ज़रा एक चीज़ समझो, हाइट हमने कैसे निकाली थी, हाइट हमने स्ट्रेन डायग्राम से निकाली थी, है ना। तो स्ट्रेन डायग्राम की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्या है कि स्ट्रेन डायग्राम में क्योंकि कुछ चेंज नहीं है, आउटर मोस्ट फाइबर पे हमारा कितना था 0.0035 था। देखो स्ट्रेन डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ, तो यहाँ पे कितना था 0.0035 था, तो स्ट्रेन डायग्राम हमारा एज इट इज़ है। यहाँ पे अंदर था, इस वाले पे कितना था 0.002 था, तो ये तो हमारे एज इट इज़ है, उसमें कुछ चेंज हमें कहा नहीं, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारी हाइट है वो सेम है। तो यहाँ पे हाइट हमारी कितनी होगी भैया, यहाँ पे हाइट हमारी 3/7 XU,
XU तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका हूँ, अब तो मत लेना, इंटू अब यहाँ पे कितनी है 4/7 XU। अगर तुम लोगों को याद हो तो यही वैल्यूज़ थी, मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता है। कैलकुलेटर उठाओ अपने, तो यहाँ ऊपर वाला आ जाता है मेरे पास में 0.287 FCK XUB। नीचे देख लो अब कितना आता है, तो ये है मेरे पास में 0.67 इंटू 4 इंटू 2 और डिवाइड करेंगे इसको किससे 21 से, तो ये आ जाता है मेरे पास में 0.255। ये कितना आ रहा है 0.255 FCK XUB। अब इन दोनों का समेशन कर दो, प्लस यहाँ पे किससे करेंगे 0.287 से, तो ये कितना आता है मेरे पास में 0.542। ठीक है, दोनों का समेशन करना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स के लिए दोनों का समेशन करना है। तो ये आफ्टर समेशन मुझे क्या मिल रहा है, आफ्टर समेशन मुझे मिल रहा है 0.542 FCK XUB। तो देखो ये मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर है, ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। चलो जी ठीक है, तो ये एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने एनालिसिस जो है करवाया था। अब देखो क्या होगा कि तुम्हारे जेई वाला जो एग्ज़ाम है उसमें एनालिसिस के बेसिस पे मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ वो चेंज करेगा, मेंस में क्वेश्चन डाल देगा। लेकिन जो एई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ईएससी या गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो वो प्री में ही पूछ लेगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, कंसिडर द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन। ये दे रखा है हमें, यहाँ पे बीम सेक्शन दे रखा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट मेथड क्या होगा। सारी चीज़ें उसने हमें यहाँ पे दे रखी है, 0.36 FCK XU दे रखा है, सब चीज़ें उसने हमें दे रखी हैं। तो फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने में क्या जा रहा है, कितना टाइम लगेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने में, निकाल लो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाता है 0.36 FCK XU B। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा D माइनस 0.42 XU, ये होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे XU हमें नहीं पता है, तो बात ये है कि हमें यहाँ पे XU को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो XU कैलकुलेट करो। ठीक है, अब देखो आगे, तो इसमें XU का क्या फॉर्मूला, क्या तरीका है भैया, 0.87 FIAST मैंने बताया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे किससे 0.36 FCK B से डिवाइड कर दो तो हमें XU मिल जाएगा। करो इसको, तो ये हो जाता है हमारे पास में कितना 0.87, FY दे रखा है कितना 415 है, यहाँ उसने हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये रहा 415। ठीक है, इंटू AST, अब एरिया ऑफ स्टील तो निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करो। तो 4 उसने हमें दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है कि 4 हमारे बार हैं, तो 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, तो 144 इंटू 3.14 ये हमारा एरिया हो जाएगा। देखते हैं कैलकुलेटर में कितना आ रहा है, तो 144 इंटू 3.14 ये आ जाता है 452.16। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता है 452.16 अपॉन यहाँ पे हो जाता है 0.36। FCK का वैल्यू हमारे पास में कितना 25 दिया हुआ है, B हमारे पास में यहाँ पे 200 दिया हुआ है। ठीक है, FI थोड़ा सा इसे लिखा हुआ 415। चलो ये हो गया, अब यहाँ पे हमें इस तरीके से XU मिल जाएगा। चलो अब सारे को सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 415 इंटू 0.87 डिवाइडेड बाय 0.36 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 200। चलो ये आ जाता है हमारे पास में 90.69। तो 90.69 क्या आ गया, XU आ गया। लो जी बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना, ये जो ऊपर इक्वेशन है इसमें वैल्यू को पुट कर दो। चलो यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन और है अभी, चलो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.36 इंटू FCK कितना 25, XU कितना है 90.69, B कितना है हमारे पास में यहाँ पे 200, तो D हमारे पास में कितना है दे रखा है D 300 है D। लो जी 300 माइनस 0.42 XU कितना 90.69। चलो सॉल्व करते हैं, तो इंटू 0.42 300 ये रहा 200 इंटू 90.69 इंटू 25 इंटू 0.36। ठीक, ये आ जाता हमारे पास में किलो न्यूटन मीटर में निकालना है, तो इसको डिवाइड करो, ये आ जाता है मेरे पास में 42.75 किलो न्यूटन मीटर। ये मेरे पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लो जी ये मैंने यहाँ पे अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो जी, ये कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बी डिफाइंड एज दैट वैल्यू, कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो वैल्यू है बिलो विच, जिससे नीचे 50% से ज़्यादा सैंपल जो है फेल नहीं होंगे या फिर फेल हो जाएंगे। ठीक है,
एज्यूमिंग स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं दे रखा है 4 MPa। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ गया कि क्वेश्चन कौन सा है। ये यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन 100%। देखो वही कह रहा है, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ टू बी कंसिडर्ड इन द मिक्स डिजाइन ऑफ M25 कंक्रीट वुड बी। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो वो हमसे कह रहा है यहाँ पे FT निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, FT FCK प्लस KS ये होता है। ये हमारे पास में कांस्टेंट होता है, यहाँ पे K जो है कांस्टेंट होता है, S हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो K कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है किस पे, कि कितने हमारे जो सैंपल्स हैं वो फेल होंगे, कितने % सैंपल फेल हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे K की वैल्यू होती है। तो हमारी एक टेबल थी K वाली, तो K की टेबल क्या थी, देखो यहाँ पे K है, यहाँ पे चलो एक काम कर लेते हैं, फेल स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ यहाँ पे परसेंटेज फेल है हमारा, ये फेल %। चलो मान लो कि हमारे सैंपल जो हैं कितने फेल हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास में परसेंटेज फेल मान लो यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 5% है और यहाँ पे 50% है। तो अगर 0% है तो K की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, 5% है अगर तो यहाँ पे K की वैल्यू होती है 1.65 और अगर 50 है तो यहाँ पे होता है 0। अब उसने तो कह दिया कि भैया 50% है, तो यानी कि यहाँ तो K का वैल्यू तो 0 हो गया, तो K का वैल्यू 0 हो गया, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 MPa। देखो यहाँ पे रखा है 4 MPa, तो यानी कि ये वैल्यू तो कितनी हो गई, 0 हो गई। और FCK यहाँ पे उसने हमें कितना दिया हुआ है, ये रहा हमारा यहाँ पे FCK। तो यानी कि यहाँ पे जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है वो तो किसके बराबर आ गई, वो तो FCK के ही बराबर आ गई। तो FT इक्वल्स टू FCK यानी कि 25 MPa, यही हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो लो जी, तो ये है हमारा आंसर। चलो ये हमने अब जो है सारे क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे हमने गेट के भी क्वेश्चंस किए, हमने ESC के भी क्वेश्चंस किए, हमने कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे किए। तो हमने जो है एक ओवरऑल जितने भी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं फॉर द प्री टाइप मैंने वो सब बता दिए, ठीक है। अब मेंस के लिए अपना अलग से एक और लेक्चर होगा, उसमें मेंस के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। चलो।